अब हम लोग पढ़ेंगे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अभी तक हमने दो मॉडल पढ़े, कौन कौन से? जे थॉमसन मॉडल था, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है। दूसरा हमने मॉडल पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है। तो ये दो मॉडल के बाद जिसमें हमने उसके बाद ड्रॉबैक भी देखेंगे कि रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक है। ठीक है। तो उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, नील बोर। तो जो सबसे बड़ा हमने ड्रॉबैक देखा था रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है। तो उन्होंने उनके मॉडल के हिसाब से क्या हो रहा था कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बोला था कि किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है। ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है। ठीक है। तो उसके बाद जब मैक्सवेल ने बोला कि अगर किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है और वो चार्ज है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। और जब भी कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, ठीक है, तो एनर्जी इमिट करती है। इसका मतलब कुछ टाइम बाद क्या होना चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए था, कोलैप्स हो जाना चाहिए था। मगर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। तो कुछ चीज को सही किया बोर ने। ठीक है। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हर ऑर्बिट में मूव रिवॉल्व नहीं कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है। और जिन ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है ना, उस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन एमिट नहीं करता है। ठीक है। इन्होंने एक अजम्पशन माना था ये, इसको प्रूव प्रूव ये भी नहीं कर पाया, बट इन्होंने कैलकुलेशन करके निकाल दिया था कि हाँ ये ऐसा होगा। बट इसको प्रूव नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है, ये भी नहीं बता पाया था। एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। बट हाँ, इन्होंने ये बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होती है ना, वो एक ऐसी ऑर्बिट होती है कि एक मतलब वही ऑर्बिट पॉसिबल होती है जिसमें उसका मतलब उसमें वो रेडिएशन एमिट नहीं करता है। ये बता दिया था उन्होंने। बट क्यों होता है ऐसा, क्यों वहां पे एमिट नहीं करता है, ये हमें बाद में पता चला था। ठीक है। उसको तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले यहाँ जो जो बोर्ड ने बताया था, इन्होंने काफी कुछ बताया था, बहुत अच्छा बताया था, पहले वो देखेंगे। ठीक है। तो देखो बोर्ड का पहला पोस्टुलेट क्या था। बोर्ड का पहला पोस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और वो अरेंज कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिकली। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। अब उन्होंने जो इसमें ये तो तुम्हारा उन्होंने रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। तो उन्होंने बोला था जो ऑर्बिट्स होंगी, ठीक है, उनकी फिक्स्ड रेडियस होगी। ठीक है। और फिक्स्ड एनर्जी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट होंगी जिनकी एक रेडियस फिक्स होगी और एनर्जी फिक्स होगी, उन्हीं ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो जब वो ऑर्बिट फिक्स कर दी उन्होंने कि ये इन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है, इसीलिए उन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया क्या, स्टेशनरी स्टेट्स या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है। मतलब ऐसी एनर्जी स्टेट्स कि उन्हीं ऑर्बिट में सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व कर सकता है और किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये बोर का पहला पॉस्टुलेट था। ठीक है। तो अब देखो उन्होंने जो ऑर्बिट्स के नाम दिए थे, ठीक है, तो एन इक्वल टू पहली वाली ऑर्बिट को उन्होंने दिया 1, अगली वाली को 2, 3, ऐसे करके एन तक। ठीक है। तो जो जो ये जो तुम्हारे नंबर्स हैं, क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। इनका नाम क्या दिया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो जो एन इक्वल टू 1 होता है, मतलब जो पहली ऑर्बिट होती है, वो रिप्रेजेंट करती है के शेल। ठीक है, इसको बोलते हैं शेल। ये के शेल है। अगली वाली एल शेल होती है। ठीक है, ये के शेल है। ये एल है। ये एम है। ठीक है, ये कौन सी है, एन इक्वल टू 1 वाली। ठीक है। ये एन इक्वल टू 2 वाली। ये एन इक्वल टू 3 वाली। फिर के एल एम एन ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये इन्होंने पहले इसका ऐसे डिवीजन किया। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया। तो इनका जब पहला वही था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो जैसे मान लो ये एन इक्वल टू 1 है, तो वो इसी में रिवॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ भी, तो इनमें रिवॉल्व नहीं कर सकता है। कुछ फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रिवॉल्व कर सकता है। यही उनका पहला पोस्टुलेट था। तो देखो मैं तुमको अभी रेडियस का फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, बाद में अभी आगे इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे। तो इन्होंने जो रेडियस का फॉर्मूला दिया था ना, कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट था वो एन स्क्वायर इंटू ए नॉट था। ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। ए नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है। तो आर एन क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट हुई तो R1 हो जाएगा। ठीक है। तो nth ऑर्बिट की रेडियस होगी आर एन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि आर एन जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर से। ठीक है। इसका मतलब जब भी एन बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ प्रेजेंट होगा, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर होता जाएगा। ठीक है।
तो जैसे तुम फॉर अगर एन इक्वल टू वन कर देते हो, एन इक्वल टू वन पुट करोगे, ठीक है, तो आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना आ जाएगा, 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। यानी जो पहला ऑर्बिट होता है, ठीक है, जो पहला ऑर्बिट होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसका रेडियस क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसका ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो रेडियस क्या होती है, 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये दिया किसने था, बोर ने। इस ऑर्बिट का नाम दे दिया गया बोर ऑर्बिट, ठीक है। जो रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है उसको नाम दे दिया गया क्या, बोर ऑर्बिट। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो भी ये इन्होंने बोर का मॉडल लिया था, ठीक है, सबसे ऊपर ऊपर देखो मैंने हेडिंग क्या डाल रखी थी, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये जो बोर का मॉडल था, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है ना, इनके जो फॉर्मूले होते हैं उसी पे काम करते हैं। जब भी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले आएंगे उस पर काम नहीं करते हैं स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट की इन्होंने रेडियस बताई थी ना, ठीक है, ये सिर्फ तभी, ये फॉर्मूला जो होता है तभी काम करता है जब वो कैसा हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होता है, बट अगर हीलियम प्लस ले लो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम है, लिथियम में तीन एटॉमिक नंबर यानी तीन इलेक्ट्रॉन, तो ये लिथियम क्या ले लो, लिथियम का टू प्लस ले लो, ये कहूंगी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, ठीक है। तो इनके जो मॉडल जो फॉर्मूले थे वो सारे ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही काम करते हैं, ठीक। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला था ना कि फिक्स एनर्जी होता है, फिक्स रेडियस होता है, इसलिए मैंने अभी हमें बता दिया, ठीक है। और जो फिक्स एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ आर एच इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी तुमको पता है, अब तो याद ही हो गया होगा। जहाँ पे आर एच है वो क्या होता है, 2.18 इंटू 10 to the power -18 जूल, ठीक है। तो आर एच क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2.18 इंटू 10 to the power -18, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, याद रख लेना है, इसको भूलना नहीं है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला था nth ऑर्बिट का, ठीक है। यानी अगर n इक्वल टू वन डालोगे, n इक्वल टू वन डालोगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन का होल स्क्वायर वन आएगा, यानी माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 to the power -18 जूल आएगा। n इक्वल टू टू डालोगे तो माइनस ऑफ 0.545 इंटू 10 to the power -18 आएगा। ऐसे तुम n की वैल्यू पुट करते जाओ, हर एक ऑर्बिट की तुमको एनर्जी पता चल जाएगी, पता चल जाएगी कि हाँ कौन से ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, ठीक है। तो ये एनर्जियों का फॉर्मूला था उनका, ठीक है। तो अब देखो एनर्जी तो तुम्हारा जूल में होता है, ठीक है। एनर्जी की मोस्टली जो यूज होने वाली यूनिट क्या है, जूल है। मगर तुम्हारा केमिस्ट्री में इस चैप्टर में जो मोस्ट यूज तुमको क्वेश्चन में दिखेगी वो दिखेगी इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वोल्ट भी तुम्हारी यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये कन्वर्जन कैसे करते हैं फ्रॉम जूल टू इलेक्ट्रिक वोल्ट, होगा इलेक्ट्रो वोल्ट टू जूल, ठीक है। इसका कन्वर्जन देखना है हमें। तो देखो तुमने क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। यानी वर्क तुमने पढ़ा होगा, वन वोल्ट इक्वल टू द वर्क डन टू मूव द वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर मैं लूँ डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, वर्क है, क्यू क्या है, चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है कूलम, वर्क यूनिट क्या होती है जूल, वी क्या होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट। तो अब अगर ध्यान से देखो इस चीज को, जो तुम्हारा डब्ल्यू था, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज को ना कूलाम में डाल देते हैं, कूलाम क्या होती है एसआई यूनिट चार्ज होती है, और वी को हम वोल्ट में डाल देते हैं, ठीक है, वी को हम वोल्ट में डालते हैं, तो जब ये सारा एसआई में पड़ गया तो ये हो जाता है जूल, ठीक है। मगर अब हम क्या करें, एक काम करें, अगर हम चार्ज को कोलाम में न डाल के हम चार्ज जो क्यों है, ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो हम सी की जगह पे कोलाम में डाल के हम ई लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं ई लिखते हैं, और ये भी तो वोल्ट होता ही है, तो यहाँ से आती है इलेक्ट्रिक वोल्ट। यानी हमने क्या किया, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, उसको गुलाम में ना रख के हमने हमने ई में रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वन इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो जैसे तुम्हारा ये डब्ल्यू है, क्यू था, वी था, एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई चार्ज होता है, तो हमने गुलाम में लगे हमने ई लिख दिया, ठीक है, वी, ठीक है। यानी वन इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा, ठीक है, यानी वन ई, ई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 to the power -19, हमने जूल में गुलाम में इसकी वैल्यू पुट कर दी, तब ये क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल होती है। जब तो ये यह तुम्हारा यानी क्या आ गया, वन इलेक्ट्रिक वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। यानी जब भी तुमको इलेक्ट्रिक वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ई से, ठीक है, यानी 1.6 इंटू 10 to the power -19।
और जब भी तुमको जूल से इलेक्ट्रिक वोल्ट में आना होगा तब तुम क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, ये कन्वर्जन हमने बता दिया, कन्वर्जन ऑफ जूल टू इलेक्ट्रिक वोल्ट या इलेक्ट्रिक वोल्ट टू जूल। ठीक है, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो हमने अभी यहाँ जो फॉर्मूला देखा था ना, ये क्या था, यहाँ पे तुम्हारा जो 2.18 इंटू 10⁻18 का क्या था, जूल में आ रहा था। ठीक है, अब अगर हम जूल को इसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिक वोल्ट में, ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है, देखो तुम्हारा ये था ना, ई इक्वल टू माइनस ऑफ आर एच अपॉन में 1/n²। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं मगर ई से। ठीक है, तो ये तुम्हारा आता है ई एन इक्वल टू 13.6 माइनस का, ठीक है, अपॉन में 1/n²। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी आगे भी फिर से आएगा। तो अभी तुमको थोड़ा, अब मैंने ये रूल बताया है, मतलब आगे बताना कुछ चीजें समझानी, इसलिए पहले बताया एनर्जी का। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 डालोगे तो 13 - 13.6 आएगा, 2 डालोगे तो -3.4 आएगा, 3 डालोगे तो -1.15 आएगा, 4 डालोगे तो 0.85 आएगा, और तुम 5 डालोगे तो माइनस का 0.54 आएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी की वैल्यूज है ये इजिली निकल जाती है, पर हमको एक चीज, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13.6, ये इसको रट्टा मार लेना होता है कि 13.6 होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला वाला 13.6 एकदम रट्टा मार लेना होता है, बाकी तुम डिवाइड करके आराम से निकाल ले जाओगे बाकी वाली। ठीक है, बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तुम हमें मोस्टली वैल्यू याद हो जाती है ना, कि जितना याद होगा ना उतना ही तुम एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं एनर्जीज की वैल्यू रखी ना, अगर तुम इनको ऑब्जर्व करो तो तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ क्या था, न्यूक्लियस था, ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, ऐसे तीसरी ऑर्बिट, ऐसे करते करते जैसे दूर तक जाते जा रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव माइनस साइन लगा हुआ है ना। ठीक है, तो ये नंबर सबसे छोटा है ना, निगेटिव में है, क्योंकि तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक टाइम बाद इन्फिनिटी पे हम क्या मान लेते हैं, कि एनर्जी क्या है, जीरो। ठीक है, एनर्जी पे एट इन्फिनिटी क्या मान लेते हैं, जीरो। वाइल मूविंग फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब अगर एक चीज ध्यान दो, कि यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों है, वाई निगेटिव साइन, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्यों अटैच्ड है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी फोर्स का है, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो एनर्जी में जो माइनस साइन होता है वो क्या दिखाता है, कि द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अट्रैक्टिव, यानी दोनों सिस्टम क्या है, बाइंड। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वेशन देखो, यानी तुम्हारा जो यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, ऊपर से, मतलब जब तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब अगर तुम ये माइनस ये करोगे, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, सबसे मतलब E2 - E1 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी जब भी तुम हायर एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट करोगे, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और जब भी तुम लोअर माइनस हायर करोगे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यही जो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन था पहले E1 में था, n=1 में, उसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। फिर मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, मूव कर गया, कहाँ मूव कर गया, E2 में। ठीक है, तो E2 में एनर्जी कितनी हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा ई देखें कि चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, जब भी चेंज की बात होती है मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल क्या है, -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट, इनिशियल क्या है, तो माइनस तो लगेगा, फाइनल माइनस। ठीक है, और इनिशियली क्या थी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी माइनस का 3.4 प्लस का 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, यानी कितना गया, 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। यानी वैल्यू देखो कैसी आई है, वैल्यू कैसे आई है, पॉजिटिव आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी वैल्यू पॉजिटिव, चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब भी चेंज इन एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो एनर्जी थी, ठीक है, वो रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतनी एनर्जी वो किसी से उसने एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो ट्रांजिशन कर पाएगा फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, एनर्जी पॉजिटिव मतलब होता है कि उसने किसी ना किसी से एनर्जी ली है, और अगर एनर्जी यही निगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसने एनर्जी एमिट की है। ठीक है, जब भी एनर्जी एडिट होता है सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है, जब भी एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो एनर्जी थी वो रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी उसको, इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी, n=1 स्टेशनरी स्टेट से n=2 वाले ऑर्बिट में जाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर
ये मूव करेगा 2 से 1 में, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मतलब दिस माइनस ये आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा, ठीक है। तो यानी जब n इक्वल टू 2 से 1 में जाएगा तो नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब क्या, नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या, इट विल रिलीज द एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर स्टेशनरी स्टेट में जाता है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब भी हायर टू लोअर में आता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो मैंने इतना सब तुमको कथा इसलिए बताई क्योंकि तुम्हारा अगला पोस्टुलेट क्या कहता है, वो यही कहता है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, जब तक वो किसी एक ऑर्बिट में है तब तक उसकी एनर्जी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसी भी ऑर्बिट में डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होती है। जो अगर वो n = 1 में मूव कर रहे हैं तो एनर्जी अगर पहले E1 थी तो थोड़े टाइम बाद भी E1 ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का किया, मूव किया फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, तो लोअर टू हायर गया है, एनर्जी का चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करेगा, ठीक है। जब भी मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, वो क्या करेगा, एमिट करेगा एनर्जी, ठीक है, क्या करेगा, एमिट करेगा एनर्जी। तो हमारा सेकंड पोस्टुलेट यही कहता है कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर स्टेशनरी टू लोअर स्टेशनरी स्टेट इट विल emit the energy, ठीक है, whenever electron move from lower to higher it will require the energy, ठीक है, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यही हमारा था सेकंड पोस्टुलेट। इतना क्लियर है मानसू? हाँ भैया। ठीक है, तो अब आते हैं अपने थर्ड पोस्टुलेट पे, ठीक है। देखो थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो तुमने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये एमिट की, ठीक है, कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब की, जो तुमने ट्रांजिशन कराया, ठीक है, ट्रांजिशन में क्या हुआ, अगर लोअर टू हायर जा रहा था तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, और हायर टू लोअर जा रहा था तो एनर्जी एमिट कर रहा था। तो जो भी एनर्जी तुमने एब्जॉर्ब की या एमिट की, ठीक है, जब ट्रांजिशन में, ठीक है, वो डिफर करेगी कितना एनर्जी से, मान लो डेल्टा ई एनर्जी से डिफर करेगी, ठीक है। तो जो डेल्टा ई एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, ठीक है। तो वो जो एनर्जी एमिट कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन करता है। तो इन द फॉर्म ऑफ जो रेडिएशन एनर्जी करता है, तो उसका जो डेल्टा ई होगा, चेंज इन द एनर्जी, जो जो E2 - E1 तुमने निकाला वहां पे 10 टू द पावर मतलब 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट निकाला था ना, वो जो डेल्टा ई होगा वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। यानी डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 - E1 इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, ठीक है, क्या होता है, एच इंटू न्यू, ठीक है, न्यू का फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे एच क्या होता है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी एच की वैल्यू क्या होती है, याद कर लेना, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्यों जूल सेकेंड, ये तो हो, ये तुम्हारा ई इक्वल टू एच न्यू है, यानी एच क्या होगा, ई बाई न्यू, ई की यूनिट क्या होती है, जूल, न्यू क्या होती है, पर सेकेंड, तो ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है, जूल सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे यूनिट निकाल सकते हो किसी की भी। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन एमिट हुआ है या फिर जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है इन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो यही तुम्हारा थर्ड पोस्टुलेट था इसका, जो तुम्हारा डेल्टा ई होगा वो एच न्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब वो जो रेडिएशन होगा उसका हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एच न्यू करके हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर लेमडा भी निकालना हो तो एच न्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा, तो डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो जाएगा, तो वहां से लेमडा भी निकालेगा, तो वो तो मतलब कुछ भी निकाल सकते हो उसके बाद अगर एक चीज पता लगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड पोस्टुलेट था बोर का। अब आते हैं बोर के फोर्थ पोस्टुलेट पे, ठीक है। तो बोर का फोर्थ पोस्टुलेट था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो तुम जैसे तुम्हारा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये तुमने पढ़ा होगा बहुत पहले से, ठीक है। जब बॉडी क्या करती है, लीनियर मोशन करती है। सिमिलरली जब भी बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन मोशन करती है तो एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम, जो होता है MV/r, ठीक है। MV तो इसमें भी होता है, बस R का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी तो सर्कुलर मोशन में करता है इस सर्कल की कोई ना कोई रेडियस होगी, ठीक है, तो वो MV/r हो जाता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इनका फोर्थ पोस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड। मैं तुमको जब तुमने का क्वांटाइजेशन बताया था तो बताया था, क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, किसी नंबर का।
किसी भी एक कांस्टेंट नंबर का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तब उसको बोलते हैं कि हाँ कोई भी चीज क्या है, क्वांटाइज्ड है, हम तब बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है। क्या होता है कि जो एम वी आर होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम, इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, जहाँ पे एन क्या हो रखता है, 1 2 3 4, जो कि क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा सर्कल में। आर क्या है, जो ऑर्बिट की रेडियस होगी वो आर है। ठीक है, जो जिसमें रिवॉल्व कर रहा होगा जिस ऑर्बिट में। ठीक है, यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, अभी बताया मैंने, और पाई पाई की तो वैल्यू 3.14 होती है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम देखिए एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद कर लेना। इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे फॉर द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव कर रहा होगा ऑर्बिट में, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी पूरी डेरिवेशन का एक इक्वेशन हम यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये इनका फोर्थ पोस्टुलेट था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब देखो एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अब एन क्या है, एक कांस्टेंट है। एच क्या है, कांस्टेंट है। टू पाई क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इन्होंने मतलब ये जो पोस्टुलेट दिया था उससे इन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसके लिए उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, एच अपॉन टू पाई होगा। मतलब जब भी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन टू पाई का, इलेक्ट्रॉन से उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। ये इनका फोर्थ पोस्टुलेट था। ठीक है, अब आते हैं इनके फिफ्थ पोस्टुलेट। थोड़ी पहले फिजिक्स देखते हैं, तब ये तुम पोस्टुलेट समझ पाओगे। तो देखो क्या होता है ना, जब भी कोई बॉडी क्या होती है, सर्कुलर मोशन करती है। जब भी क्या बॉडी कोई करती है, सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, तो उस पे एक फोर्स लगता है। मतलब जब भी एक बॉडी, मान लीजिए तुम्हारा ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस था, ये ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो जब ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ठीक है, ये फोर्स एक लग रहा होगा इस पे, जब भी ये बॉडी रिवॉल्व करेगी इन अ सर्कल। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है, रेडियली आउट मतलब होता है जैसे तुम्हारा ये क्या होगी, तो रेडियस होगी। ठीक है, तो ये रेडियस के आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगी तो मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, ये वेलोसिटी होगी, ये होगी वेलोसिटी डायरेक्शन, ये होगी। किसी भी सर्कल में जब वो सर्कुलर मोशन करता है तो जो टेंजेंट होती है वो वेलोसिटी बताती है उसकी। ठीक है, डायरेक्शन बताती है वेलोसिटी की। ये फोर्स किधर लग रहा होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इन द रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड में लग रहा होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ये सर्कुलर, ये तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये करता क्या है, ये बॉडी को रोकता है फ्रॉम द सर्कुलर मोशन। मतलब ये ट्राई करता है कि बॉडी सर्कुलर मोशन ना करे। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आती है, जो तुम फिजिक्स में ड्राइव करोगे अभी तो याद कर लो कि एम बी स्क्वायर बाई आर होती है। ठीक है, जैसे मतलब ऐसे समझ लो, जो तुम्हारा जैसे तुम्हारा लीनियर मोशन में होता है तो तुम्हारा फोर्स क्या होता है, एम इन टू ए होता है। वैसे ही यहाँ पे एम इन टू अल्फा होता है। मतलब ये तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन होता है, अल्फा बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, वो सब डेरिवेशन तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो कितना लगता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, बाहर की मतलब सर्कल से बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है, वो चाहता है कि बॉडी सर्कुलर मोशन ना करे। ठीक है, जो विच ट्राइज टू थ्रो द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट ऑर्बिट। ठीक है, जो उसको इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्या चाहिए, हमको कोई ना कोई एक फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा और रेडियली इनवर्ड होगा, मतलब जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, इस जो आउटर जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा उसको कैंसिल करेगा, ताकि बॉडी बॉडी तब क्या कर पाएगी, जब नेट फोर्स जीरो होगा तभी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाएगी। फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है, सो फॉर द सर्कुलर मोशन वी मस्ट रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो इनवर्ड फोर्स लगता है, रेडियली इनवर्ड, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीप्यूटल। ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल था जो बाहर की तरफ लगता है, जो अंदर लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमको सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है,
और जिसकी डायरेक्शन होगी ना वो जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगी जस्ट अपोजिट, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो, ताकि वो बॉडी क्या कर पाए सर्कुलर मोशन कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो फोर्स लग रहा होता है, यहाँ तुम्हारा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये तुम्हारा एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसका चार्ज कितना होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर मान लो इसका जेड है, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे जेड, और एक प्रोटॉन में चार्ज होता है ई, यानी जेड ई प्लस का जेड ई चार्ज होगा। ठीक है, मान लो क्यू चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जिसपे चार्ज क्या होता है माइनस का ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ये दो दो चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स कौन सा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अगर तुम कोई रस्सी में लेके तुम किसी बॉल को घुमाते हो तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है वो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, जो तुम्हारा अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये कोई ना कोई फोर्स चाहिए होता है जो उसको सर्कुलर मोशन कराने में हेल्प करता है। जैसे तुम अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुमको मैंने बताया था क्या होता है कि Q1 Q2/R²। ठीक है, जब भी दो चार्ज होंगे, मान लो Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज है, इस पे फोर्स लगता है K Q1 Q2/R²। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा K क्या होता है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जहाँ पे K तुम्हारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी। ठीक है, ये फिर से एक बार आएगा बट यहाँ आया फिर बता देता हूँ। तो जो तुमको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाई थी तब भी तुमको मैंने बताया था फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो भी मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है कि उसका कैसे वो वैरी करेगी। तो परमिटिविटी होता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी होती है कि वो कितना अलाउ करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो वो परमिटिविटी बोलते हैं उसको इसीलिए। ठीक है, परमिटिविटी मतलब किसी को परमिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, कितना के तुम्हारा क्या हो गया जेड ई, क्योंकि तुम्हारा Q1 क्या होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर मानो जेड है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा Z × B, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है जेड ई। और तुम्हारा दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Z/E × E/R²। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ये K/Z/E² / R²। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने क्या देखा था क्या होता है mv²/r। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो क्या कितना होगा K/Z/E²/R²। तो ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं फॉर द डेरिवेशन ऑफ velocity of electron, for the derivation of radius of electron, for the energy of electron। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये या इक्वेशन है, इसको याद कर लेना। तो फोर्थ पोस्टलेट एंड फिफ्थ पोस्टलेट में दो इक्वेशन तुमको मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे m क्या है, जहाँ पे m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है बता चुका हूँ पहले, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे के की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 8.988 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट इसको हम अप्रोक्स में 9 × 10⁻⁹ मोस्टली यूज करते हैं जब तुम कास्टर में चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम के स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर तो यूनिट जहाँ पे मान लो लिखी है तो यूनिट के लिए घबरा नहीं होते, तुमको फॉर्मूला पता है तो यूनिट तुम लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स क्या होता है K Q1 Q2/R², यानी के को इधर रखो F R² अपॉन Q का स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन, R² मतलब क्या मीटर स्क्वायर, Q मतलब क्या कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कितना क्लियर है। तो दो यहाँ पे जो जेड होता है वो क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो तुमको पता ही है। ई क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तुम्हारा था बोर का फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, तो ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे जो उन्होंने बोर ने दिए थे अबाउट द एटम। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल।